नमस्कार दोस्तों, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो इतिहास के अंतर्गत ताम्रपाषाणिक जो कृषक संस्कृति है, ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले इससे पहले के जो वीडियो हैं उन वीडियो में हमने जो प्राचीन भारत के इतिहास, वैदिक समाज में पुराण, उपनिषद इन सब तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। फिर इससे जो पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने जो स्टोन एज था, पाषाण युग में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किन औजारों का उपयोग किया गया और किस तरीके से उसका शिकार करने का ढंग था, उसके बारे में बात करें। आज की वीडियो में हम बात करें ताम्रपाषाणी कृषक संस्कृति यानी कैल्कोलिथिक जो कल्चर था, जब इंसान तांबे के उपकरणों का, तांबे के हथियारों का इस्तेमाल करने लगा। उस समय की स्थिति क्या क्या थी, आप सबसे पहले मैंने जो मैप बना रखा है, मैप जो दिख रहा है आपको सबसे ऊपर फ्रंट में, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति की ताम्र संचय कहाँ जहाँ पर तांबे मिला उसके ये नाम है। जैसे इनाम गांव है, दैमाबाद है, नेवासा है, या फिर इधर गिलुंद है, आहार है, रंगपुर है। ये बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कैल्कोलिथिक साइट्स मिले हैं, तांबे के कुछ उपकरण मिले। तो शुरू करते हैं नवपाषाण युग का युद्ध। नवपाषाण युग का जैसे जैसे अंत हुआ तो उसके अंत होते होते क्या होगा, फिर मेटल्स का यूज होने लग गया। जो इंसान था, मनुष्य था, वो धातुओं का इस्तेमाल शुरू करने लग गया। हम सब जानते हैं नवपाषाण युग का जो अंत है वो लगभग 2200 ईस्वी के आसपास हो गया था। और उसके बाद फिर कहीं कहीं दक्षिण भारत में ये थोड़ा और बाद तक भी चलता है, लेकिन मोटा मोटा 2200 ईस्वी तक जो है नवपाषाण युग का अंत हो जाता है। अब देखो, हम देखें तो कई संस्कृतियां ऐसी थी जिनका जन्म पत्थर और तांबे के साथ साथ प्रयोग से हुआ। ऐसी संस्कृतियों को बोलते हैं हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति। यानी कैल्कोलिथिक का मेनली जो मतलब है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का मुख्य रूप से जो अर्थ है वो है तांबे के और पत्थर के औजारों का साथ साथ प्रयोग होना। यानी इंसान, क्योंकि परिवर्तन एकदम सडन नहीं होता है, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया के साथ होती है। कि वो पत्थर के पहले बिल्कुल ही खराब उसके पास औजार होते थे, धीरे धीरे फिर उनको एक शेप देने लग गया, फिर शेप भी और बढ़िया शेप देने लग गया उनको, बहुत माइक्रो लेवल पर अच्छे टूल्स बनने लगे पत्थर से। धीरे धीरे पत्थर अभी चल ही रहा, लेकिन एक नई एक संस्कृति आ गई, वो है तांबे की। तो ये दोनों का जो ट्रांजिशन वाला जो समय है इसको कैलकुलेटिक बोलते हैं। इसलिए पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग जहाँ मिले वो टाइम पीरियड है ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैलकुलेटिक। अब बात करें ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो लोग थे वो कैसे थे, तो ग्रामीण समुदाय बनाकर वो रहने लगे थे। क्योंकि शुरुआती मानव तो गुफाओं में रहता था, बिल्कुल पहले वो खुले में रहता था, फिर गुफाओं में रहता है, फिर बुर्ज होम जैसे हम देखते हैं, बुर्ज होम में वो गड्ढे बना कर के रहने लगा, नदियों के किनारे रहा। धीरे धीरे वो ग्रामीण समुदाय ग्रुप में रहने लग गया है। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में लोग ग्रुप में रहते हैं, ग्रामीण समुदाय में रहते हैं। और ये जो संस्कृति है देश के बहुत बड़े भाग में फैली हुई है। बहुत सारे ऐसे मिट्टी के बर्तन, मृत भांडों का ये प्रयोग करते थे जो चाक पर बनाए जाते थे, जिनमें लाइनें भी लगी रहती थी। ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो किन किन जगहों से मिली है, तो देखते हैं। पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के एरिया से ताम्रपाषाणिक बस्तियां मिली है। कौन कौन से स्थल है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ते हैं, तो इसमें इन पूरे स्थलों में देखेंगे तो एक है आहार, दूसरा है गिलुंद। आप ऊपर अगर मैप में जाओ तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ आहार है, यहाँ पर गिलुंद है। आहार और गिलुंद दोनों ये ताम्रपाषाणिक बस्तियां हैं। और आगे चलें तो ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में पड़ता है। दूसरा है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा और कैथा और एरंड, ये जो जगह हैं, मालवा, कैथा और एरंड, आप देख सकते हैं यहाँ बीच में कैथा लिखा हुआ है जगह का नाम। तो ये दोनों मालवा, कैथा और एरंड ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है जो ताम्रपाषाणिक युग की एक बस्ती है। इसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे विस्तृत उत्खनन इसी स्थल से प्राप्त हुए, पश्चिमी महाराष्ट्र से, जिसमें अहमदनगर जिले में जोरवे हैं, नेवासा है और दैमाबाद है। फिर पुणे वाला इलाका, पुणे में चंदोली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सब जोरवे संस्कृति के हैं। और जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है। आगे थोड़ा सा और इस जानते इस संस्कृति के बारे में, जोरवे संस्कृति के बारे में।
तो ये ईसा पूर्व 1400 से लेकर के 700 के आसपास की ये संस्कृति है, जोरवे संस्कृति। ये जोरवे एक प्लेस है, उसके नाम पर इस संस्कृति का नाम पड़ा है। विदर्भ का जो भाग है महाराष्ट्र का, कोंकण तट के प्रदेश को छोड़ करके लगभग ये सारे महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की एक संस्कृति है। वैसे तो ये संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन इसमें बहुत सारी बस्तियां हैं, जैसे दैमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया। ये धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं इसमें दैमाबाद, और ये दैमाबाद है, और दैमाबाद के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये दैमाबाद है, दैमाबाद के जस्ट नीचे इनाम गांव है। तो दैमाबाद और इनाम गांव ये दोनों ऐसी संस्कृति हैं, जो जोरवे संस्कृति के दो ऐसे स्थल हैं जो धीरे धीरे अर्बनाइज होने लग गए थे। फिर बात करें आगे, तो इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में भी ताम्रपाषाणी के स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, जैसे चिरांद है, या पांडुराजा ढीबी जो कि वर्धमान जिले में पड़ता है। महिषदल है, बीरभूमि जिले, ये वेस्ट बंगाल का इलाका है, शायद इस मैप में ही होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पांडुराजा ढीबी लिखा हुआ, उसके नीचे महिषदल है। तो पांडुराजा ढीबी और उसके नीचे महिषदल, ये दोनों पश्चिम बंगाल के स्थल है जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। दूसरा है सेनुवार, फिर सोनपुर, ताराडी, ये दोनों तीनों चारों बिहार में पड़ते हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं, बिहार वाले इलाके वाले इसमें शायद इस मैप में है नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं इनको। सेनुवार हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडी हो गए, तीनों बिहार के हैं। कई बार क्या होता है, इन स्थलों के नाम पूछे जाते हैं कि ताम्रपाषाणिक निम्न स्थल किस स्थान पर पड़ते हैं, या इन स्थलों का संबंध किस चीज से है। तो सेनुवार, सोनपुर, ताराडी ये बिहार में पड़ने वाले ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। महिषदल और पांडुराजा वेस्ट बंगाल के हैं। इसके अलावा चिरांद है, फिर खेराडी और नरहन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। एक और महत्वपूर्ण संस्कृति हुई, उसका नाम है आहार संस्कृति। ये 2100 से 1500 ईसा पूर्व की संस्कृति है। आहार और गिलुंद ये दोनों राजस्थान के बनास घाटी के शुष्क इलाके हैं। ये दोनों आप मैप में आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर गिलुंद है, इसके जस्ट नीचे आहार है। आहार और गिलुंद ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों राजस्थान की महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि आहार संस्कृति से जुड़े हुए हैं। गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ सूक्ष्म पाषाणिक औजारों का प्रयोग नहीं होता था। पत्थर की कुल्हाड़ी और फलकों का लगभग अभाव था। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म का उपयोग जानते थे। अब हम समझते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन थे, मृद भांड, कहाँ कहाँ से मिले, किस तरीके के मिले हैं। तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार वाला जो इलाका है वहां से टोंटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तश्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते। टोंटी वाला मतलब जिसमें आगे जो टोंटी लगी रहती थी, उस तरीके के पात्र इन जगहों से मिले हैं। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी और चित्रित मृद भांड मिले हैं। पूर्वी भारत से भी बहुत कम मात्रा में मिले हैं। और क्या क्या करते थे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग? तो वो मवेशी पालते थे, खेती करते थे। जैसे मैंने अभी पहले शुरू में ही बता दिया था कि ये लोग कम्युनिटी में रहने लग गए थे। अब कम्युनिटी में रह रहे तो फिर मवेशी पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कौन कौन से जानवर पालते थे? तो गाय, बकरी, भेड़, सुअर, ये सब चीजें जानवर ये रखते थे। इसके अलावा ऊँट के भी अवशेष मिले। इसका मतलब ऊँट भी कहीं ना कहीं पाला जाता था। घोड़ों से ये परिचित नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमको ध्यान रखना है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, जबकि ऊँट के अवशेष मिले हैं। ये लोग गौमांस अवश्य खाते थे, पर सुअर का मांस बहुत ज्यादा नहीं खाते थे। गेहूं और चावल उपजाते थे, बाजरे की खेती भी करते थे। दलहन में बात करें तो मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, या मटर हो गया, इन इन तरीके की दालों को भी ये उगाते थे। ये सारा लगभग लगभग ये सारा अनाज है महाराष्ट्र का जो नर्मदा नदी का तट है, नवदा टोली, वहां से लगभग ये जो मैंने अभी बताया है, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, ये सब लगभग वहां से पाया गया है। वहां उसकी इसकी खेती होती थी। इसके अलावा यहाँ के लोग बेर हो गया, अलसी हो गया, ये भी उगाते थे। और दक्कन की जो काली मिट्टी उसमें कपास की पैदावार भी होती थी। अब आगे देखते हैं, तो ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। यानी इन लोगों को पक्की ईंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही करते थे लोग। जैसे गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास कभी कभी यदा कदा अपने घर जो है कच्ची ईंटों से बनाते थे गिलुंद के लोग। और 200 जोरवे स्थलों में से सबसे बड़ा जो स्थल था वो था दैमाबाद, जो कि गोदावरी के आसपास का शहर एक तरीके का स्थल था। ये लगभग 20 हेक्टेयर पे फैला हुआ था।
ताम्रपाषाण काल के लोगों के कला शिल्प की बात करें तो ये मनके और गुटिकाएँ बनाते थे। चमकदार मतलब अलग-अलग संगमरमर टाइप से उनके पत्थरों से मनके और गुटियाँ बनाते थे। चरखे और तकलियाँ मतलब कातने और बुनाई के काम में भी दक्ष थे क्योंकि चरखे और तकलियाँ प्राप्त हुए वस्त्र बनाने से भी परिचित थे। ये लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ऐसा किससे हमको पता चला तो इनाम गांव में मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली थी। बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि से पता चलता है कि ताम्रपाषाण कालीन जो समाज था उसमें असमानता आ गई थी। आगे देखें तो भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई थी। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी ईसा पूर्व तक जीवित रही। यानी भारत के मध्य भाग में पश्चिमी भाग में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां लगभग 1200 ईसा पूर्व तक आते आते या 1000 ईसा पूर्व तक आते तो लगभग खत्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी। केवल जोरवे संस्कृति जो 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर पश्चिम भारत और पश्चिमी मध्य भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का जो मेन कारण था वो था बाद के समय में लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास बारिश ही नहीं हुई, बारिश की बहुत कमी हो गई थी और लाल मिट्टी वाले क्षेत्र खास करके पूर्वी भारत में ताम्रपाषाणिक अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान की जो लो अवस्था थी वो शुरू हो गई थी। अंत में लास्ट में देखते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की क्या क्या दुर्बलताएं थी। तो ये मवेशियों को अपने आंगन में ही बांधते थे जिससे क्या होता था, ये मांस के लिए उसका इस्तेमाल कर पाए, दुग्ध नहीं ले पाए, यानी मवेशियों का पूरी तरीके से फायदा नहीं ले सके। और दूसरी बात, ये गहन और विस्तृत पैमाने पर खेती करते थे लेकिन बहुत ही हल्के हल्के पैमाने पर करते थे, बहुत गहन नहीं करते थे। ये खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था होते हुए बच्चों के मरने की दर यहाँ बहुत ज़्यादा थी और लिखने की कला को भी ये लोग नहीं जानते थे। तो ये थी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। हमने जो कोशिश करी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हम निकाल पाएँ। बाकी सी आगे फिर हिस्ट्री के जो भी टॉपिक होंगे उनको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।